हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं नवंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 2 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेकर अक्टूबर मंथ तक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इवनिंग सेशन में जो हम करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सीरीज कर रहे हैं, उसका भी जून से लेके सितंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर मंथ वहां पर भी चल रहा है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक जो ऑलरेडी हो चुके हैं, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप डायरेक्टली वीडियोस के लिंक पे जा सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों एक साथ एक ही जगह में मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जैसा कि हम शुरू करने से पहले हमेशा एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का मैप क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर दोनीमलाई माइंस इज लोकेटेड। ठीक है, ये डोनीमलाई माइल्स रिसेंटली न्यूज में था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। बट ये क्यों था, क्या है, चलिए जानते हैं। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटका में है, वहां पे ये डोनीमलाई माइल्स है। ठीक है, तो ये क्यों था, किस लिए हुआ? तो हाल ही में जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एनएमडीसी, इज सेट टू स्टार्ट रीस्टार्ट माइनिंग ऑफ डोनीमलाई। मतलब वापस से रीस्टार्ट, मतलब पहले चलता था बट बीच में कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था, तो वापस से रीस्टार्ट करने का सोचा गया है एनएमडीसी के द्वारा। तो कहाँ पे? ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है। ठीक है, ये जो एनएमडीसी जो है ना, जो कि ओन करता है ये डोनीमलाई माइन को, वो 1968 से ही ये एनएमडी, मतलब जो भी माइनिंग एक्टिविटीज होता है, ऐसे नहीं कि हर जगह आप जाके माइनिंग कर सकते हो सकता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी का हो सकता है। तो एनएमडीसी के अंदर में जो एरिया है वो उन्हीं एरिया में माइनिंग कर सकते हैं। तो ये 1968 से ही एनएमडीसी के अंदर में ये माइनिंग एरिया है। और इनका जो ऑपरेशन जो मतलब हुआ था, ये 2018 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था कि आप माइनिंग नहीं कर सकते। बट वापस से आफ्टर, मतलब ये कितने दिनों बाद, 2000 मतलब एक साल के बाद 2019 में फिर से माइनिंग के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा मैं कर्नाटका से रिलेटेड एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि ये कर्नाटका से बिलोंग है, तो अगर हम इससे रिलेटेड भी कुछ जान जाएंगे इसके स्टैटिक पार्ट, तो अच्छी बात है। तो बोला गया है कि जो कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ है ना, KKGSS, ये ही जो इसी बेंगेरी जो है, बेंगेरी इन हुबली बोल के एक जगह है, वहां पे है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है बेल्लारी, ये बेल्लारी अलग है, और ये बेंगेरी एक जगह है जो कि हुबली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, इज द ओनली यूनिट इन इंडिया, याद रखिएगा, ओनली यूनिट इंडिया दैट इज ऑथराइज्ड टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द फ्लैग ऑफ इंडिया। मतलब एक एकमात्र मतलब यूनिट है पूरे इंडिया में जिनको ये ऑथराइजेशन मिला है कि वो इंडियन फ्लैग को बनाएं। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? 1957 से ही ये बनाया गया था, जब फ्लैग मतलब खादी फ्लैग कंफर्म, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बेंचमार्क के द्वारा इनको पूरी तरह से अप्रूवल भी दिया था कि इनका जो क्वालिटी है इनको ही बेंचमार्क दिया जाए। ठीक है, वो कौन सा जगह है? हुबली बोल के एक जगह है, वहां पे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो बेलारी डिस्ट्रिक्ट किस तरफ है। तो ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं ना, धीरे 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 ये इस तरह का, तो ये हो गया पूरा आपको कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कर्नाटका स्टेट हो गया, जिसमें बेलारी जो है वो हो गया आपको इस जगह में, आप देख पा रहे होंगे ये रेड स्पॉट जो ये हो गया बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। जो आपको थोड़ा इधर जाएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, और नीचे आप जाएंगे यहाँ पे इस एरिया से, बेंगलुरु के इस एरिया से ये तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है, और कर्नाटका और किस किस को टच करता है? इधर महाराष्ट्र को टच करता है, और यहाँ पे गोवा भी है। ठीक है, और इधर में आपको केरला भी टच करता है। तो यानी टोटल 1 2 3 4 और इधर 5। ठीक है, तो चलिए आप रिवर्स को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। जैसे एक हो गया कृष्णा रिवर, ये भी कर्नाटका से फ्लो होती है, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके बगल में तुंगभद्रा जो रिवर है ना, जहाँ पे आपको मेन जो आपको विजयनगर एम्पायर का आसपास जो है, ये जो है द्वाब, ये तुंगभद्रा द्वाब, ये बहुत ही ज्यादा फेमस था उस वक्त। ठीक है, तो जहाँ पे बैटल ऑफ तालिकोटा इस एरिया में ही हुआ था। ठीक है, तो किस किस के बीच में बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था, चलिए एक बार देख लीजिए अपना भी, जो भी आपने करे, या तो अपने नोट से उसको देख लीजिए, या एटलीस्ट एक बार गूगल कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठे रहे। ठीक है, तो और इसके अलावा यहाँ कावेरी नदी भी है, जो थोड़ा देर के बाद उसके बाद ये तमिलनाडु में चले जाती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो आप थोड़ा दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वेस्टलैंड एटलस। तो वेस्टलैंड एटलस को हम किस में लिखेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में लिखेंगे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही इनकी मतलब इसी मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है। वो भी इसका 5वां एडिशन है ये। ठीक है, इस एटलस का, और ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हमेशा लेके आते हैं। ठीक है, जो लास्ट एडिशन था वो कब हुआ था? 2011 में, यानी ये हर साल नहीं लाया जाता है,
ये कुछ कुछ समय के बाद लाया जाता है। तो लास्ट हुआ था 2011 में, उसके बाद अभी 2019 में लाया जा रहा है पांचवा। ठीक है, इसका ये जो मेन सिग्निफिकेंट है, ये इस बार का इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि लगभग ये अकाउंट किए हैं 12.08 आपको मेगा हेक्टेयर ऑफ अनमैप्ड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जम्मू एंड कश्मीर तो हम लोग आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब पूरी तरह से हमारे वो एक मतलब इंडिया का ही एक स्टेट बन गया ना। तो अब स्टेट सॉरी, अभी तो फिलहाल यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो बना है, तो अब उसका बहुत सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी है ना, उसके जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, उस उनके जो गाँव से रिलेटेड है, उन सारे चीज में हम अब इंडियन गवर्नमेंट अपना पूरी तरह से हर वही काम उतना ही राइट्स होगा जितना दूसरे स्टेट्स में है। तो अब क्या होगा कि इस तरह का जो मैपिंग है ना, वेस्टलैंड का मैपिंग, वो फर्स्ट टाइम किए जिसमें जम्मू कश्मीर का उनको लगभग 12 मेगा हेक्टेयर का वो इतना एरिया का आपको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक्स्ट्रा वो लोग अपने एटलस में डाल पाए। ठीक है, इसके अलावा ये जो नया वेस्टलैंड मैपिंग एक्सरसाइज है ना, ये किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? एनआरएससी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो आता है किसके अंदर, वो क्या यूज करेगा? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का डेटा यूज करते हुए ये मैपिंग किया जाएगा। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग डेटा। ठीक है, इसका कुछ बैकग्राउंड अगर जानेंगे तो जैसा मैंने बोला कि ये पांचवा है। तो पहला एडिशन था 2000 में, उसके बाद 2005, उसके बाद 10। देखिए 10 और 11 एकदम एक एक साल पे ही था, तो इसका मतलब नहीं है एक साल पे ही हो। आपको बोल देगा अगर कि 10 और 11 में आपको सेकंड थर्ड हुआ था, तो इस तरह का आपको जब छोटे छोटे अगर ईयर्स है ना कम ही है, तो आपको थोड़ा इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि वो लिख देगा कि एनुअली ये लाता था रिपोर्ट, तो उस जगह में आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 11 के बाद 2019 में आ रहा है, वो भी स्पेशली ये कश्मीर का वाला इश्यू जो सॉल्व हुआ है इसके बाद से और ज्यादा इस एरिया को भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस एरिया के वेस्टलैंड को भी इसमें मैप में लेके आया गया है, तो और ज्यादा न्यूज में इसलिए बन गया है। ठीक है, इससे की फाइंडिंग्स भी हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स मिले वो है क्या? टोटल वेस्टलैंड जो है ना वो कितना है? 55.76 मिलियन मेगा हेक्टेयर, जो कि ये था हमारे इंडिया के लिए पाया, जो कि पाया जाता है 16.96% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब लगभग 17% है वेस्टलैंड हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया का। ठीक है, जो कि 2015-16 में आया था ये डेटा, जो उसी के कंपेयर में जो 2008-9 में कितना था? 56.60। तो यानी उस वक्त था 17.21% था, जो कि 2008-9 में। तो मतलब एक तरह से क्या देख रहे हैं कि आप परसेंटेज जो भी है ना वो अभी घटा है वेस्टलैंड का। ठीक है, क्योंकि पहले जितना वेस्टलैंड था, अभी हम लोग वेस्टलैंड को ही कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कुछ बहुत सारी चीज को उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एटलस और भी ज्यादा जरूरी होती है कि आपके कंट्री में बट कितने लगभग एरिया जो है कि वेस्टलैंड अभी भी बेकार पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर पूरा वर्ल्ड लेवल का बात करें तो इंडिया के पास लगभग 2.4% टोटल जो वर्ल्ड का एरिया है ना वो वेस्टलैंड है, जो कि मतलब हम सॉरी मैं वेस्टलैंड बोल रहा हूँ कि जो टोटल 2.4% जो है इंडिया का वो टोटल एरिया है, जो कि वर्ल्ड में 18% काउंट होता है। तो वर्ल्ड का 18% अगर यदि पॉपुलेशन आप रख रहे हैं और उसके ऊपर से 2.4% आप टोटल एरिया है, जिसमें 2.4% में आपका ये जो इतना जो है ना 17%, वो क्या बोल रहा है कि ये वेस्टलैंड है। तो ये कितना बड़ा बात है उसी को लेके ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, कि वेस्टलैंड को हम कैसे करके यूज किया जा सकेगा। ठीक है, अगला है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन है तो जल से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में होगा। जैसा कि अब दो मिनिस्ट्री को एक जगह कंपाइल कर दिया गया, तो इसलिए एक ही मिनिस्ट्री है। तो ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने क्या किया, रिसेंटली बनाया परफॉर्मेंस ऑफ जल जीवन मिशन सदर्न स्टेट्स के लिए। ठीक है, सदर्न स्टेट्स में अभी देखा आपने कि चेन्नई में कैसा रिसेंट लास्ट ईयर जो कितना क्राइसिस हुआ था वाटर का, तो इस पर्टिकुलर सदर्न स्टेट्स के लेके ये परफॉर्मेंस जल जीवन मिशन का लेके आया गया। ठीक है, तो उसमें आप जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस भी क्या है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन में बोल रहे हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई। मतलब हर घर जल में जो होता है ना पाइप, नल आप खोले और आपको वहीं पर पानी मिल गया। नहीं तो क्या होता था कि आप बड़े बड़े डेगची और बड़े बड़े बॉक्स, बड़े बड़े वो होते हैं ना वाटर कंटेनर, उसको लेके आप जाते हैं कुछ दूर और वहां से पानी लेके आते हैं, जैसे गाँव में अभी भी हो रहा है। तो ये सब चीज को लेके हर घर जल वाला लेके आया जा रहा है साउथ इंडियन स्पेसिफिकली, ताकि जितने भी रूरल और अर्बन हाउस होल्ड है ना, उनको 2024 तक सभी को मतलब हर घर जल वाला टैप वाटर उनके घर में ही हो, ना कि उनको कहीं बाहर जाना पड़े। तो ये चीज, ये फैसिलिटी लाने के लिए इस तरह का जल जीवन मिशन में लाया गया है। इस जल जीवन मिशन के तहत स्पेशली इस बार सदर्न स्टेट्स को लेके ये परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कि कितना काम कर रहा है अभी तक, क्योंकि 2024 तक हमको हर घर में डालना है ना। तो इसीलिए ये सदर्न स्टेट्स को लेकर पर्टिकुलर फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा और भी एक ये लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जा रहा है हर घर में, हर एरिया में। ठीक है,
उसके अलावा ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, मतलब एक विलेज है, तो वो लोग किस तरह से अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे चीज मतलब सारे जो भी जब बारिश हो रही है तो उसको किस तरह से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारे चीज का आप एक तरह से किस तरह से यूज कर रहे हैं, वो चीज देखा जा रहा है इस जल शक्ति मिशन के तहत कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है सदर्न स्टेट्स का। ठीक है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है क्यों इस तरह का जरूरत पड़ गया कि हम इस तरह का मिशन लेके आए, क्योंकि इंडिया के पास लगभग 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। उसके अलावा हमारे पास पर कितना, सिर्फ 4% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है। मतलब 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेस में 16% ऑफ वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन हम लोग वहां पे यूटिलाइज करता है ये वाटर। तो इसीलिए इस तरह का मिशन का जरूरत पड़ता है हमें। ठीक है। और ये बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लेके आने का, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो लेवल है ना वो डिक्रीज होते जा रहा है। इसलिए आपने सुना भी था कि स्कूल्स वगैरह में भी किस तरह का चीज लेके आ जा रहा है कि 1 स्टूडेंट 1 लीटर वाटर 1 डे, मैंने 1 स्टूडेंट 1 डे 1 लीटर वाटर, फिर 1 मंथ 1 स्टूडेंट 1 मंथ टोटल 30 लीटर्स वाटर। तो ऐसे ऐसे करते करते 365 लीटर वाटर एक स्टूडेंट अगर एक साल में बचाता है, तो सोचिए एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरह का इनिशिएटिव अगर बच्चों में स्टार्टिंग से लेके आए तो और कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह के इनिशिएटिव तो अलग दूसरे दूसरे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, पर यह जल जीवन मिशन के तहत ये हो रहा है, स्पेशली साउथ सदर्न स्टेट्स को ध्यान देते हुए। ठीक है। अगला टॉपिक है जर्मनी क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट। ये जर्मनी का जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसे हम इंटरनेशनल कंट्रीज वाले में लिखेंगे, यहाँ सॉरी आल होगा, इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट ये उस कंट्री का एक कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें अपने लिए रखना होगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था एक बच्ची के द्वारा, जो ग्रेटा थुनबर्ग है, उनके द्वारा जो लेके गया था कि फ्राइडे फॉर, मतलब किस तरह से हर शुक्रवार के दिन वो लोग स्कूल वाले, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं नजदीकी जो भी पार्लियामेंट ऑफिस हो या असेंबली हॉल हो या कोई भी जो भी बॉडी गवर्नमेंट बॉडी है, उनके सामने जाके वो लोग धरना करते हैं एक तरह से। ठीक है। स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो मतलब इस तरह का नेचर से रिलेटेड। तो इसलिए जर्मनी का इतना ज्यादा न्यूज में है, तो फिर से जर्मनी के पार्लियामेंट ने एक और एक्ट को पास कर दिया जिसका नाम है क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। इसके तहत क्या होगा, क्लाइमेट से रिलेटेड वो टारगेट करेंगे, कैसे वो रीच करें, कब तक, 2030 तक। ध्यान दीजिएगा 2030 तक का बात है। ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना, ये जर्मनी का पहला ऐसा होगा जो क्लाइमेट एक्शन लॉ है। तो आप जानते हैं कि जर्मनी में इतने बड़े बड़े कंपनीज और इतना ये डेवलप कंट्रीज में इसका नाम आता है, और उसके बाद ये पहला क्लाइमेट एक्शन लॉ है, तो इसलिए हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब से वो जो बच्ची वाली जो न्यूज थी ना, तो उसके वजह से पूरा वर्ल्ड को वो हिला के रख दिए अपने इनिशिएटिव्स की वजह से, कि एक छोटा बच्चा भी इस तरह का चीज लेके कोई सोच सकता है। तो इसीलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में, इस कंट्री से रिलेटेड कुछ भी हो क्लाइमेट से रिलेटेड, तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में पढ़ें। तो इस बिल का जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है ना, वो है कि एक मतलब प्राइस ऑन कार्बन एमिशन है ना इन द ट्रांसपोर्ट एंड हीटिंग सेक्टर विल बी इम्पोज। मतलब जो भी प्राइस आपको लग रहा है ना ट्रांसपोर्ट या आपको कुछ भी हीटिंग सेक्टर से रिलेटेड, अगर आप कुछ बिजनेस या कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ना कंट्री में, मतलब जर्मनी में, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बात इस बिल के तहत बोला जा रहा है। ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम अच्छे से हम कंट्रोल कर सके। ठीक है। उसके अलावा कुछ पॉल्यूशन राइट्स भी है जो कि बोला गया है 2021 तक, मतलब 2021 से ये लागू किया जाएगा। क्या है ये? तो कंपनीज दैट मार्केट डीजल एंड पेट्रोल, हीटिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस, उन लोग को एक ऑब्टेन करना पड़ेगा पॉल्यूशन राइट, कि आप ये सब अगर आप डीजल व्हीकल बना रहे हैं मान लीजिए, तो आपको एक पोल्यूशन राइट ऑब्टेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि आप ये डीजल व्हीकल बना रहे हैं, या आप कुछ भी इस तरह का जो कर रहे हैं जो कि पोल्यूशन फैलाता है मतलब आपके एनवायरनमेंट में, तो उससे रिलेटेड आपको एक राइट लेना पड़ेगा, तभी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा ये सबसे रिलेटेड जो करेगा ना रेगुलेशन का काम, वो करेगा नेशनल एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इसके तहत ही ये पोल्यूशन राइट्स कैसे कैसे किसको देना है, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम हम एमिट करें। ठीक है। उसके अलावा एविएशन टैक्स भी इसमें इंक्रीज किया जाने का बात बोल रहा है। अभी हाल ही में कौन सा कंट्री एविएशन टैक्स मतलब बोला है कि जो भी बाहर जाएंगे हमारे कंट्री से, उनको एविएशन टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कौन से कंट्री ने किया है, आप प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो एवियन बोटुलिज्म, ये एवियन सिस्टम से नहीं है, मतलब मतलब कोई एरोप्लेन या कोई फ्लाइट या इस सब से नहीं है। ये एक क्या है, चलिए देखते हैं। ये न्यूज वाले सेक्शन में हम लिखेंगे क्योंकि इसमें राजस्थान इन्वॉल्व है। ठीक है। तो एवियन बोटुलिज्म से रिलेटेड क्या है कि बोला जा रहा है कि एवियन बोटुलिज्म माना गया है रीजन लगभग 18,000 बर्ड्स के मरने का। ठीक है। वो भी कहाँ पे, सांभर लेक कहाँ पे, राजस्थान में, उसके आसपास में ये पाया गया है।
ठीक है। तो इसलिए काफी ज्यादा ये 18,000 बर्ड सोच सकते हैं ना। अभी होगा तो रोबोट 2 के जो अक्षय कुमार जी हैं वो आ जाएंगे फिर बदला लेने के लिए इस तरह का। तो इस तरह का सोच सकते हैं कि इस इतना बड़ा इनिशिएटिव, मतलब 18,000 बर्ड्स और उनका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इस तरह का ये न्यूज में इसलिए और ज्यादा बन गया था, ऊपर से राजस्थान के जो सांभर लेके उसके आसपास में, ठीक है। तो क्या है कि ये न्यूज में इसलिए बन गया था कि सांभर में, जो सांभर है, सांभर लेक में ये हुआ था कि जो एविएशन बोटुलिज्म है ना, वो मतलब क्लाइमेट के जो अप डाउन की वजह से, जैसे मानसून का एक बार में ज्यादा होना, एक बार में फिर वापस कम जाना, मानसून के जो ऊपर नीचे का जो ग्राफ हो रहा है ना, जिसकी वजह से क्या है, ये एवियन बोटुलिज्म बोल के एक जो मतलब इंसेक्ट आप बोल सकते हैं या इन्फेक्शन जो बोल रहे हैं, ये क्या रहा है, ये ज्यादा लेवल पे मतलब अप डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स को इन्फेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसको क्योंकि बर्ड्स खा लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको पिक्चर के साथ भी अभी अच्छे से दिखाऊंगा, फिलहाल आप स्टेटमेंट्स को समझ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल, जैसा मैंने बोला, ये किसके, मानसून के जो अप डाउन की वजह से क्या हो रहा है कि लगभग देखा गया कि पिछले 20 साल में इतना मतलब पानी का लेवल नहीं बढ़ा था जितना इस बार बढ़ गया। तो अचानक अब कोई पानी का लेवल बढ़ा, उसके बाद फिर जैसे ही मानसून गया पूरा एकदम ड्राई हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी कुछ मतलब जो कभी प्रेडिक्ट नहीं किए थे वैसा चीज होने लगा, क्योंकि 20 साल के बाद अचानक इस तरह का गैप देखा गया है, मतलब इस तरह का चीज आया है इतने बड़े गैप के बाद। तो इसलिए कुछ अलग टाइप का चीज दिखने के लिए मिला, कुछ अलग टाइप का इंसेक्ट्स मिल गया वहां पे, जो कि बर्ड्स तो क्या करते हैं, जब भी आप देखोगे पानी आप मिट्टी में आया और जैसे ही मिट्टी पानी सोखता है, तब क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट जो भी कुछ पतंगे सब है वो सब ऊपर आ जाते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह। तो क्या होता है, बर्ड्स वगैरह आके उसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो यही एवियन बोटुलिज्म जो कि बाहर आ गया, जिसकी वजह से वो खाना स्टार्ट कर दिया, और खाने की वजह से वो इन्फेक्टेड इतना हो गया कि लगभग 18,000 बर्ड मर गए, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में और कुछ क्या है। ये जो बैक्टीरिया है, ये एवियन बोटुलिज्म, ये क्या होता है, उन इंसेक्ट्स वगैरह में रहते हैं ना, तो ये इंसेक्ट्स वही बैक्टीरिया क्या बर्ड्स में चला जा रहा है। तो ये बैक्टीरिया क्या है, उसको चाहिए एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के तहत में कंडीशन में, ये क्या करेगा अपना धीरे धीरे, मतलब अगर यदि ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं है तब वो ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वो उनको एसिडिक कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, मतलब एसिडिक कंडीशंस अगर यदि रहे तो वो नहीं कर पाती है ग्रो, ठीक है। मतलब बात ये हुआ एक चीज का कि अगर यदि आपका मानसून अच्छा है तो क्या करेगा, एकदम फेवरेबल एनवायरनमेंट आपको देगा बैक्टीरिया को अच्छे से फैलने के लिए, क्योंकि जहां बारिश अगर यदि हो गया एक जगह में, तो जैसे जैसे सूखेगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका मॉइस्चर बढ़ते जाएगा, उसमें क्या होगा और ज्यादा, आप भी देखते होंगे जहां पर बारिश और सूख, बारिश आ रहा है सूख रहा है, बारिश आ रहा है सूख रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ज्यादा फैलते रहेंगे, मतलब बैक्टीरिया वहां पर आते रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, मरेंगे, आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि एक अच्छे पूरे पूरा एरिया में बैक्टीरियल पूरा स्प्रेड हो जाता है। बट इस बैक्टीरिया को क्या चाहिए कि एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन का होना नहीं चाहिए उस जगह में, वो क्या करेगा अपना आपको अच्छे से ग्रो कर पाता है। बट अगर ऑक्सीजन की मिल गया तो फिर उस जगह में फिर नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए ये बैक्टीरियल इस तरह से फैलता है। और इस ये जो न्यूट्रिएंट रिच सबस्ट्रेट जो बोला जा रहा है ना, कि मतलब ये जो मानसून जब आता है ना साथ में, तो वो क्या करता है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ क्या लेके आता है, क्रैब्स रहता है, प्रॉन्स रहता है, श्रिम्प्स रहता है, उसके बाद स्नेल्स रहता है जो कि वो गोंगा क्या बोलते हैं ना वो होता है, फिर एल्गेस हो गया, प्लैंकटन हो गया। तो ये सब क्या करेगा कि जैसे जैसे ये सब अगर बारिश पूरा पानी भर जाता है तो इसमें ये सारे आपको एक सारे बहुत सारे ये लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इस तरह का चीज मिल जाएंगे। तो फिर जैसे जैसे पानी हटेगा तब ये धीरे धीरे मरना स्टार्ट करेंगे, जब ये मरेंगे तो सूखा में जब ये मर जाते हैं तो इसके ऊपर अब बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाएंगे। और बैक्टीरिया जब ये कौन है, एवियन बोटुलिज्म जब आ जाएंगे तो क्या होगा कि चिड़िया जो भी होंगे, बर्ड्स होंगे, वो खाने के लिए जाएंगे और वो खाएंगे तो एवियन बोटुलिज्म को अपने बॉडी में ले लेंगे, जो कि अब उनको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ दो थ्योरी भी बोला गया है कि अगर बैक्टीरिया फाउंड करता है, मतलब ज्यादातर जो फाइंड किया है, जैसे पानी है ना ये सांभर लेक, तो सांभर लेक में जो मछलियां हैं उनके गिल्स जो होते हैं ना, जहाँ से वो सांस लेते हैं वहां पे, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है ना हेल्दी फिश में, वहां पे पाया जा रहा है। और वो फिश को क्या करेंगे, फिर हम लोग भी खाएंगे, या फिश जो जो बर्ड्स है ना, वो बर्ड्स भी तो आते हैं ना फिश खाने के लिए, छोटे छोटे फिश को, और फिश क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया को मतलब ये जो भी बैक्टीरिया है उसको अपने अंदर लेके रहेंगे। तो क्या उनके जो गिल्स है ना, फिश के जो गिल्स होते हैं, इस गिल्स में उनके रहते हैं, तो क्या होगा बैक्टीरिया को मतलब बर्ड्स भी अपने अंदर ले ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मानसून में ये भी बोला जा रहा है कि जब वाटर लेवल एकदम रिसीड हो जाएगा ना, तो क्या होगा, एकदम अचानक से सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पानी जब आपका डाइल्यूशन का लेवल है वो पानी धीरे धीरे घटेगा तो सैलिनिटी थोड़ा बढ़ेगा। और इंडिया का सबसे सैलाइन मतलब कौन सा है जो लेक है, वो कौन सा है, सांबर लेक ही है। तो उसमें सैलिनिटी धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी स्नेल्स और क्रैब्स है वो लोग धीरे धीरे मरना शुरू कर देंगे, और जब मरना शुरू करेंगे तब उसके ऊपर बैक्टीरियल बैठने लगेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा बर्ड टू बर्ड साइकिल भी होगा। क्या होगा, मतलब बर्ड फीड करता है मतलब डेड बर्ड्स को, और वो जो कि
अफेक्ट करते रहेगा दूसरे को। अब एक बर्ड मरा हुआ है, यहाँ पे मरा हुआ है, तो दूसरा बर्ड आएगा, भूख लगा हुआ है, तो वो तो खाना स्टार्ट करेंगे। ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो ये इसको भी इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। ये जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये बर्ड को इन्फेक्शन यहाँ फैला इसके वजह से। उसके बाद ये क्या हो रहा है, देखिए ये जो है इसमें पानी में तैरते तैरते ये फिर खाया, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे यहाँ आया, वो मर गया। उसके बाद एक बार में देख रहे हैं कितना सारा एरिया एक पूरा बन गया है, ठीक है। तो इस तरह का ये सांभर लेक का कहानी था, ठीक है। सांभर लेक किस जगह में आप देख पा रहे हैं, ये हो गया सांभर लेक, जो कि इस साइड अजमेर पड़ता है, इस साइड जयपुर पड़ता है, ये सब नागौर पड़ता है, और ये राजस्थान में है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक में। बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि रशिया और हमारे यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट, ये तीनों से मिला जुला के हम लोग से जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों है या आईआर वाले सेक्शन में। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशन कमिटी ने पास किया, एक यूनाइटेड नेशन के कमिटी गठन हुआ था, उसने पास कर दिया क्या, रशियन लेड रेजोल्यूशन ऑन अ ग्लोबल साइबर क्राइम ट्रीटी, ठीक है। रशिया के द्वारा एक लाया हुआ रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन ने पास कर दिया, जो कि ग्लोबल साइबर क्राइम ट्रीटी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। भले ही इससे पहले क्या था कि इस हमारे पास ऑलरेडी बुडापेस्ट कन्वेंशन था जो कि सेम चीज को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक रशियन इसको ये लेके पास करवा दिए। और ये जो आया रेजोल्यूशन, इसको कौन कौन मेनली स्पॉन्सर किए थे, वो थे चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला, सीरिया, और भी बहुत सारे जो कि ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप है ना, तो ताकि वो साइबर क्राइम से रिलेटेड एकदम अच्छे से एग्जामाइन कर सके, ठीक है। बट कि हम जानते हैं कि ये जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है, ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ही लाया गया था, तो फिर से एक टग ऑफ वॉर टाइप का शुरू हो गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा रखा ही गया था, तो ये नया चीज लाने का क्या जरूरत था, वो भी रशिया के द्वारा। और सारे देखिए आप जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के एंटी हैं, वो लोग ही यहाँ के ये इसको पास करने में अपना यूनाइटेड नेशन में अपना समर्थन दिए हुए हैं। तो इसीलिए ये और ज्यादा न्यूज में बन गया, क्योंकि हमारे साथ रशिया का भी बहुत अच्छा रिलेशन है और हमारे साथ यूएस का भी अच्छा रिलेशन है। तो इन दोनों जब इस तरह का दोनों एक तरह से अपना कोल्ड वार स्टार्ट कर रहे हैं फिर एक अलग तरीके से, तो ये हमको इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको तो एक कोई ना कोई कन्वेंशन तो अच्छे से फॉलो करना ही पड़ेगा ना अपने साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं अब ये बुडापेस्ट कन्वेंशन एक्चुअली में क्या था, ये इसको पहले जान लेते हैं। तो ये जो कन्वेंशन है ये साइबर क्राइम से रिलेटेड था, और ये पहला इंटरनेशनल ट्रीटी था जो कि एड्रेस किस पे, इंटरनेट और कंप्यूटर क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा ये अपना जो ड्रॉन करता है अपना पावर, जिसको जो लेके आया गया था, वो काउंसिल ऑफ यूरोप जो कि स्ट्रैसबर्ग फ्रांस में है, वहां से ये अपना मतलब इसको बुडापेस्ट कन्वेंशन को बनाया गया था। बुडापेस्ट कौन सा जगह है, तो आपको हंगरी एक जगह है, उसका ये कैपिटल है, ठीक है। तो बुडापेस्ट बोल के इसलिए उस जगह में बनाया गया था बोल के, इसलिए उसका कन्वेंशन उसी के नाम से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जब लाया गया था तो इसको कौन कौन समर्थन किए थे, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट। मतलब यूनाइटेड स्टेट के प्रो जो है वो लोग यहाँ पे हैं, पर देखिए यहाँ पर कोई भी चाइना, कोरिया या वेनेजुएला, सीरिया ये लोग यहाँ पे है नहीं, ठीक है। उसके अलावा ये बोले कि जब ये बुडापेस्ट कन्वेंशन पास किया गया था तब बोला था कि, क्योंकि देखिए ये जब वर्ल्ड लेवल पे कुछ पास होना तो एटलीस्ट सब, आपने हमने कल पढ़ा था हांगकांग कन्वेंशन जो कि शिपिंग से रिलेटेड है, सॉरी कल नहीं परसों पढ़ा था। तो ये भी इसी तरह का वर्ल्ड लेवल पे कुछ कन्वेंशन पास हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो कंट्रीज जो होते हैं ना उनको पास करना पड़ता है, रेटिफाई करना मतलब उनके अपने अपने पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है। तो अभी ये ओपन रेटिफिकेशन के लिए अभी भी ये मतलब है, खुला हुआ है, बट अभी पूरा हर सारे मेंबर्स की तरफ से ये पास नहीं किया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये ना सितंबर 2019 में लगभग 64 स्टेट ने इसे अभी तक पास किया था, जब सितंबर 2019 तक 64 स्टेट ने ही पास किया है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कन्वेंशन है ये आर्टिकल 32B में जो इसका कन्वेंशन में लिखा है कि जो अलाउ फॉर ट्रांस बॉर्डर एक्सेस टू डेटा एंड दस इन्फ्रिंजेस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, मतलब ये जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, किसका, ये बुडापेस्ट का नहीं, ये इसका रशिया लेड रेजोल्यूशन का, हमारे लिए जो सबसे बड़ा सोचने वाला बात है कि ये क्या करेगा, अलाउ करेगा ट्रांस बॉर्डर एक्सेस ऑफ डेटा, मैंने इस वाले में लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इस तरह से हमारे नेशनल सॉवरेनिटी को हट कर रहे हैं ना। अगर ट्रांस बॉर्डर मतलब हमारा डेटा को चाइना अगर चाहे एक्सेस कर सके, तो भले ही हमको भी वो चाइना एक्सेस करे डेटा करने के लिए दे, बट हम उतने ज्यादा अभी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उतने ज्यादा आगे नहीं है जितना ज्यादा अभी चाइना या नॉर्थ कोरिया वो जैसे कंट्री है। तो इसीलिए ये हमारे लिए अभी बहुत बड़ा मतलब एक तरह से टेंशन में था और सोचने वाली बात है कि हम कैसे इस कन्वेंशन को आगे ले जा पाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है यूरोपियन यूनियन डिक्लेयर्स क्लाइमेट इमरजेंसी। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, तो ये इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये
यूरोपियन यूनियन ने ये डिक्लेयर किया, ये हमारे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं लिखेंगे, बट उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली उनसे रिलेटेड हम लोग को भी कुछ इस तरह का स्टेप्स लेना पड़ेगा अगर यदि ऐसा कुछ आ गया हमारे सामने भी, ठीक है। तो ये हम उनको, क्योंकि जो भी डेवलप कंट्रीज है ना, उनको उनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके बारे में निकालना चाहेंगे, ताकि उनसे ही हम कुछ सीख सके जो भी वो गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन पहला अपना मल्टीलैटरल ब्लॉक ऑफ टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर किया, ठीक है। और इससे इम्प्लीकेशंस क्या क्या वो करने वाले हैं, ताकि वो करेंगे कि टू प्रेशराइज कंट्रीज टू एक्ट अहेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि दिसंबर 2 स्पेन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मतलब जो यूनाइटेड नेशन समिट जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले ये इस तरह का जो क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, ताकि पहले ही सबको, सारे कंट्रीज है ना, सारे मेंबर से वो पहले प्लान करें, और दिसंबर में जो हुआ था, ऑलरेडी हो चुका है जो, उससे वो समिट से रिलेटेड वो प्रिपेयर रहे कि किस तरह का यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट करेंगे कि हम इतना चीज कर रहे हैं, और हमने डिसाइड किया है कि जो भी एमिशंस है ना उसको नेट जीरो कर सके। नेट जीरो का मतलब हुआ कि जितना, ऐसा तो नहीं है कि आप जीरो पोल्यूशन करोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, व्हीकल्स चलेंगे ही। तो आप अगर यहाँ पे पोल्यूशन अगर इतना अमाउंट का कर रहे हैं, तो आपको कुछ, अगर इतना अमाउंट का पोल्यूशन किए, तो इतना ही अमाउंट को आपको आपको कुछ ऐसा करना होगा अपने एनवायरमेंट के रिलेटेड। तो क्या होगा, टोटल क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा तो एक माइनस कर देगा, तो इसलिए नेट जीरो हो जाएगा इस जगह में, ठीक है ना। उसके अलावा ये बोल रहा है कि हु एल्स हैव डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, तो और कौन कौन है जो यूरोपियन यूनियन के अलावा जो क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो वो है, जैसे यूरोपियन यूनियन के ही जो उसके मेंबर्स हैं, जो जैसे स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इसके अलावा यूरोप के बाहर में जो लोग हैं वो लोग कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, ये तक भी क्लाइमेट इमरजेंसी अपने अपने कंट्री में डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इसलिए हमको ये सब कुछ बारे में जानना होगा, क्योंकि हो सकता है हमें भी, अब तो वैसे ये कोविड-19 की वजह से अभी एक तरह से नेचर के लिए एकदम वरदान था, ये कोविड-19 जो इतना रिवाइव कर चुका है, तो शायद अब उतना उस तरह का इमरजेंसी ना आए, बट फिर भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो ये आखिर ये क्लाइमेट इमरजेंसी है क्या, तो इसका अभी तक एक भी सिंगल डेफिनेशन नहीं है क्लाइमेट इमरजेंसी की। ऐसे सिचुएशन ये डिफाइन, अगर इस चीज को डिफाइन कर दे क्लाइमेट, मतलब कोई चीज अपना आपका जो भी क्लाइमेट, तो हम उसे क्लाइमेट इमरजेंसी बोलेंगे, ये चीज कहीं डिफाइन नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे लोकल एरियाज जो है ना, वो क्या बोलते हैं कि जब कार्बन न्यूट्रल हम लोग फंडा लेके चलते हैं ना, कार्बन न्यूट्रल का फंडा जो 2030 तक में, उसमें इस तरह का चीज लेके आया कि कब क्लाइमेट इमरजेंसी डिफरेंट डिफरेंट लोकल्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लिए ये अलग अलग टाइप का उनके लिए डिफाइन करता है। इसलिए कनाडा, अर्जेंटीना और बांग्लादेश अपने हिसाब से जब देखे कंडीशन बहुत बाहर जा रहा है, तो वो क्लाइमेट इमरजेंसी डिस्कस अपने आप को डिफाइन कर दिए, ठीक है। जैसे यूके गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कार्बन एमिशन को लगभग 80% रिड्यूस करना है, जैसा कि 1990 में जितना था उसके कंपेयर में 2050 तक हम लोग 80% डिक्रीज करेंगे, जितना 1990 में था, ठीक है। 1990 के कंपेयर में 2050 में वो 80% रिड्यूस करेंगे। तो ये उनका एक मानना हुआ क्लाइमेट इमरजेंसी को कैसे वो डील करना चाह रहे हैं। तो वैसे ही वो अलग अलग कंट्री का, अलग अलग मेंबर बॉडी का वो अलग अलग अपना डेफिनेशन है, ठीक है। अगला टॉपिक है प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो ये भी काफी न्यूज रहता है, और हर साल ही इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉप न्यूज में रहता ही है, क्योंकि ये सबसे अलग है और ये बिल से रिलेटेड है। तो हम इसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले सेक्शंस में लिखेंगे और कहीं में नहीं लिखेंगे। क्यों? तो ये न्यूज में इसलिए बना था कि लगभग 28 प्राइवेट मेंबर बिल इस बार लोकसभा जो आपको विंटर सेशन चल रहा था उस वक्त पास हुआ, ठीक है। तब ऐसा क्यों इतना 28 मेंबर बिल, तो ये इतना ज्यादा ये बिल प्राइवेट मेंबर ऊपर से अगर 28 नंबर आ जाए तो ये न्यूज में आ जाता है, ठीक है। तो ये आखिर ये प्राइवेट मेंबर है क्या? तो कोई भी अगर वो एमपी नहीं है, मतलब कोई भी एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सारे ही हैं 545 के 545, बट जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। मिनिस्टर मतलब आपको हो गया वर्ल्ड, आपको जैसे हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है ना, जिसको जो भी पोर्टफोलियो जिनको मिला हुआ है, उनके अलावा जिनका पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, वो एमपी कहलाते हैं। तो वो अगर एमपी अगर कुछ बिल लेके आते हैं, तब उनको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। ना कि ऐसा हुआ कि प्राइवेट मेंबर कोई भी, मैं या आप, हम लोग जाके कोई बिल लेके जाएंगे वो हो गया प्राइवेट मेंबर। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो कैसे ये एक्सेप्ट किया जाएगा अगर यदि कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाए,
तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, चेयरमैन राज्यसभा में करते हैं और स्पीकर करते हैं लोकसभा में, ठीक है। उसके अलावा कुछ रफली प्रोसीड्यूर भी जो कि लगभग दोनों लोकसभा और राज्यसभा में सेम है, वो फॉलो किया जाता है। मतलब अगर किसी एमपी को अगर प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे कुछ बिल पेश करना है, तो वो करेंगे किसके तौर पे, एटलीस्ट 1 महीना पहले नोटिस देंगे और सारा जो भी अपने बिल में रखने वाले वो चीज नोटिस के तहत बताएंगे कि हम इस चीज पे हम बिल लाने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो हाउस सेक्रेटरीट है ना, वो एग्जामाइन करेंगे उसके बाद कि क्या है इसमें कॉम्प्लायंस, मैंने क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को ठीक से मान रहा है कि नहीं मान रहा है, ये सब चीज एग्जामाइन करेंगे स्क्रूटनी पूरी तरह से करके, उसके बाद फिर ये बिल के लिए अलाउ करेंगे, तब ये आप ऐसे मतलब पार्लियामेंट में ला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्या इसमें एक्सेप्शन भी है, तो ऐसा बात है कि प्राइवेट मेंबर बिल है ना, वो कहीं भी मतलब कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन फ्राइडे, बट जो नॉर्मल एमपी जो भी नॉर्मल मिनिस्टर्स जो बिल लेके आते हैं ना, वो कभी भी किसी भी दिन लाते हैं, बट ये जो है ये सिर्फ फ्राइडे का फ्राइडे ही ला सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। अगला टॉपिक है रिव्यू पिटिशन। तो इसे फिर से हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हाल ही में जो ये न्यूज में इसलिए बन गया था, क्योंकि पिटिशनर्स जो भी थे ना, वो प्लान किए कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जो अयोध्या डिस्प्यूट था उससे रिलेटेड वो अपना पिटिशन फाइल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो टेलीकॉम रिवेन्यू वर्डिक्ट हुआ था ना, जो मैंने कुछ दिन पहले आपसे डिस्कस किया था टेलीकॉम रिवेन्यू से रिलेटेड, कि उनको 96,000 लगभग करोड़ उतना आपको मतलब उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कुछ उनमें प्रॉब्लम आया था, आप अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर फिर से एक बार देख लीजिए, मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा। बस ये बता रहा हूँ कि वो क्या था, वो एंटी आया था, मतलब वो जितने भी टेलीकॉम है उनके ऊपर बर्डन आ गया था कि अब उनको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लगभग बहुत ह्यूज अमाउंट था, अगर वो पे करने बैठे तो उनका दिवाला निकल जाता। तो इसीलिए ये टेलीकॉम रिवेन्यू वर्डिक्ट और बाबरी मस्जिद वाला, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, पिटिशन फाइल करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा वो लोग सोचे थे और पिटिशन फाइल करने के लिए गए थे, ठीक है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से एक पिटिशन के लिए अप्लाई किया, मतलब रिव्यू करने का सोचा है, इसमें कोई पिटिशन किसी ने फाइल नहीं किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सबरीमाला वर्डिक्ट था ना, जो दिया गया था उनके द्वारा ही, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि हम इस वर्डिक्ट को वापस से रिव्यू करेंगे, ठीक है। ये उनका ऊपर मर्जी है, वो कर सकते हैं। बट लेकिन रफाल से रिलेटेड जब इशू आया सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप पिटिशन फाइल किया गया, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बुरी तरह से, ये हमने ऑलरेडी इसे डिफाइन कर दिया, अब बार बार इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, ठीक है। ये हुई थी ये तो न्यूज में था। अब जानते हैं कि आखिर कि ये रिव्यू पिटिशन ये क्या होता है और ये कब फाइल किया जाता है। तो ये आर्टिकल 137 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपने ही जजमेंट को जो दिए हैं वो पास्ट में, उसको वो रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू मतलब वापस से उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि या क्या सही है या गलत, जो भी है वो बाद में फर्दर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो कब कब रिव्यू लिया जा सकता है ये जानते हैं। तो ये तब रिव्यू लिया जा सकता है जैसे कि ये अलाउ करता है नॉट टू टेक फ्रेश स्टॉक, मतलब अगर कोई फ्रेश अगर कुछ लेके आ जा रहा है और केस में, तब वो रिव्यू इस तरह का नहीं लेंगे। उसके अलावा बट अगर कुछ करेक्ट करना हो ना, अगर कुछ ग्रेव एरर्स मतलब जैसे कि अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देते वक्त ही कुछ डिसीजन में लेने में उनको जज की तरफ से कुछ गलती अगर हो गई, तो उनको सुधार करने के लिए वो ले सकते हैं। जैसे सबरीमाला के लिए उन्होंने शायद लग रहा है कि उनको कि कुछ गलत स्टेप लिए हैं, तो उनको सुधार करने के लिए वो वापस से स्टेप तो ले लिए हैं, ठीक है। बट ये क्या करेगा, एक मतलब ताकि बचा जा सके मिसकैरेज ऑफ जस्टिस से, मतलब कुछ जस्टिस देने में कुछ गलती ना हो जाए फाइनली, तो उसको बचने के लिए इस तरह का रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट किया जाता है आर्टिकल 137 के तहत, ठीक है। उसके अलावा कोर्ट के पास जो पावर है ये रिव्यू करना अपने रूलिंग्स को ही, ये क्या बोलता है कि ताकि वो पेटेंट एरर जो भी उन्होंने किया है ना, खुद का वो गलती, पेटेंट एरर मतलब खुद का उन्होंने जो गलती किया है वो से बच सके, उनको सुधार कर सके। और पर लेकिन ये जो माइनर मिस्टेक्स अगर कुछ हो रहा है तो उनको ऊपर उतना ध्यान नहीं देना। अगर छोटा मोटा कोई गलती हो भी गया है कि आपको 7 साल का मतलब कोई भी छोटा मोटा अगर जज से अगर गलती हुआ है तो उसको वो लोग ध्यान नहीं देते। बट पेटेंट एयर उनके उनके द्वारा कुछ ऐसा वर्डिक्ट दिया गया जो कि ज्यादा उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था, तब उसके उसको लिए वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू अपने लिए मतलब उसके लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे, ठीक है। उसके अलावा 1975 का रूलिंग में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बोला था कि ओनली वेयर अ ग्लैरिंग ओमिशन ऑफ और पेटेंट मिस्टेक और लाइक ग्रेव एरर has crept in earlier by judicial fallibility,
मतलब बोल रहा है कि जब तक कुछ बहुत ही ग्रेव एरर नहीं, बहुत ही मतलब नहीं होना चाहिए, बट उनको मान लीजिए फांसी का सजा दे दिया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए, या मान सम्मान का मतलब बहुत बड़ा ग्रेव एरर, मतलब बहुत बड़ा हानिकारक, मतलब बहुत बड़ा डेंजरस बात हो गया था। डेंजरस इन सेंस कि बहुत ही उनके से भूल हो चुकी है जज के द्वारा। तब वैसे सिचुएशन में 1975 के रूलिंग में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने बोला था कि हम पिटिशन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करेंगे। फिर 2013 के रूलिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 3 ग्राउंड अगर यदि फुलफिल कर रहा हो रिव्यू पिटिशन का वर्डिक्ट के ऊपर, तो हम इसे वापस से रिव्यू पिटिशन के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। वो क्या था, जैसे पहला ग्राउंड तो बोल रहे हैं कि अगर कुछ नया या इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो गया एविडेंस के तौर पे, या कुछ ऐसा होता है ना कि अचानक कोई एविडेंस या कोई गवाह सामने आ गया, कोई मर्डर केस ही था पर लेकिन वो बेगुनाह है, और बाद में कोई मतलब कोई गवाह सामने आया, तो रिव्यू पिटिशन फाइल किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ मिस्टेक या एरर जो भी हो गया है रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, तो उसके बाद भी रिव्यू पिटिशन फाइल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई सफिशिएंट रीजन हो जो कि उन दोनों के अलावा हो, तो भी लिया जा सकता है आगे। पहले कुछ आगे स्क्रूटनाइज किया जाएगा, जो भी फेस करेंगे, जो भी मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। और 2013 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संदूर मैंगनीज एंड आयरनर्स लिमिटेड केस, उनमें भी बोला गया था कि कोर्ट को कम से कम 9 प्रिंसिपल वो देखेंगे, उसके बाद रिव्यू को वो क्या देना है कि नहीं देना वो सोचेंगे। तो सोचिए यहाँ 9 प्रिंसिपल, वहाँ 3 प्रिंसिपल, इतना सारा चीज देने के बाद रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। और कौन रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकता है, तो एज पर सिविल प्रोसीजर लॉ और सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स है उनके मुताबिक, इन दोनों के मुताबिक क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि खुद मतलब जिनके ऊपर ऐसा केस हुआ है कि उनको उनका जस्टिस नहीं मिला है पूरी तरह से, तो वो इसके अगेंस्ट मतलब रिव्यू फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ना अभी ये अयोध्या डिस्प्यूट केस में बाबरी मस्जिद की तरफ से जो आया है कि हमको उस तरह का नहीं मिला है, या सबरीमाला इश्यूज में, या आपको रफाल से रिलेटेड, तो ये उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया वो उनके लिए वो सेटिस्फाई नहीं है, उनको वो फील हो रहा है कि अभी भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो वो लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे सबूत के साथ, या कुछ ऐसे अपने प्रूफ के साथ, जो कि वो गवर्नमेंट को मतलब जो सरकार में बोल रहा हूँ, जैसे कि जो जज हैं उनको वो बता सके, ठीक है, ताकि सुप्रीम कोर्ट उनको रिव्यू पिटिशन के लिए एक्सेप्ट कर ले। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जब उसी चीज को लिए रिव्यू किया जाएगा जो कि रियली में किसी वो जो पर्सन के ऊपर मतलब जस्टिस नहीं मिला है, उनसे रिलेटेड कुछ खास मतलब इंपॉर्टेंट कोई चीज वो लेके आ पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 1996 के रूल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था, उसमें बोला था कि जो पिटिशन है ना वो 30 दिन के अंदर ही फाइल करना होगा। जैसे आज अगर 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई मतलब वर्डिक्ट दिया गया है, तो अगले 1 तारीख से पहले ही पास करना पड़ेगा, ये 1996 के रूल्स में बोला गया था। बट ये भी बोला जा रहा है कि अगर वो पिटिशनर जो भी है वो कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन लेके आ जाते हैं कोर्ट के पास, तब उनको मतलब 30 दिन से ज्यादा के बाद भी अगर आ रहे हैं पर लेकिन वो रीजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बट ये 30 दिन पहले मेन बात जो है वो बोला गया है, ठीक है। उसके अलावा 2002 में जो रूपा हुरा और अशोक हुरा ये जो केस था ना, इसमें भी कोर्ट बोले थे कि इटसेल्फ इन्वॉल्व एंड कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वो भी अपना एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मतलब क्यूरेटिव पिटिशन का मतलब हुआ, एक बार तो आप जैसे रिव्यू पिटिशन, एक आपको वर्डिक्ट आ गया, उसके ऊपर आपने रिव्यू पिटिशन फाइल किया, और वापस से कोर्ट ने बोला कि नहीं आप ही गलत है, यहाँ पर भी गलत बोले, फिर रिव्यू पिटिशन फाइल हुआ, यहाँ पर भी गलत बोले, तो वापस से कुछ इतना अच्छा आपके पास एविडेंस है, तब आप अगर आए तो उसको बोला जाएगा क्यूरेटिव पिटिशन, ठीक है। क्यूरेटिव पिटिशन इस वक्त आता है कि उसके ऊपर ध्यान देने पर, ये बहुत ही कम केसेस में होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है ऑल विजिटर्स टू मेघालय मस्ट फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है। कोई भी मेघालय में अगर विजिटर आ रहे हैं तो वो पहले रजिस्टर करे, तभी वो विजिट किया जाएगा, अगर वो 24 घंटा से ज्यादा आ रहे हैं मेघालय में रहने के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए मेघालय से रिलेटेड है, इसलिए हम स्टेट से न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि मेघालय से रिलेटेड अभी जो ये एनआरसी लेके आया गया है असम में, तो उनको ये डर था कि मैक्सिमम जो भी जिनका नाम नहीं आएगा एनआरसी में, तो वो क्या करेंगे, भागेंगे दूसरे स्टेट्स में। तो पास ये मेघालय असम का पड़ोसी देश है, पड़ोसी स्टेट है, तो शायद हो सकता है यहाँ आ जाए, तो इस डर से उन्होंने इस तरह का एक्ट लेके आया। तो ये जो अमेंडमेंट है वो एक्ट किसकी तरह से, ये कहाँ से लेके आए, तो मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 को अमेंड करते हुए वो यहाँ लेके आए। और ये लगभग इसी तरह से मिलता है जैसे आईएलपी है ना, इनर लाइन परमिट, जो कि कौन से 3 स्टेट में है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईएलपी कौन से 3 स्टेट्स में है। तो ये 3 स्टेट में जिस तरह का आईएलपी है ना, और ये हाल ही में अब मणिपुर में भी लाने का बात हो रहा है आईएलपी को। तो
वो इसी तरह का आईएलपी के तरीके को ही ये मेघालय में भी इस तरह का सेफ्टी ऑन सिक्योरिटी एक्ट को अमेंड करके ला रहे हैं, ठीक है। बट ये इससे इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये एक ऑर्डिनेंस मतलब जो गवर्नर के द्वारा डायरेक्टली होगा, कोई असेंबली में वो लोग पास नहीं करा रहे हैं क्योंकि उस वक्त चल ही नहीं रहा था, है ना। तो असेंबली में बिना पास करे गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, और ताकि कोई भी सिटीजन, अगर इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन कोई भी, अगर मेघालय में आना है तो उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अगर वो 24 घंटा से ज्यादा के लिए आ रहे हैं तो। बट ये एक्सेप्शन है किसके लिए? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनके लिए ये रूल मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ इसमें ये करने का रीजन क्या है, जो वही मैंने बताया, एनआरसी का इशू है असम में, क्योंकि एनआरसी आ रहा है तो वहां से बहुत लोग माइग्रेट होकर उधर जा सकते हैं। उसके अलावा ये अगर मैं इस 2016 का जो एक्ट है इसके बारे में बताऊं, तो ये कि उस वक्त भी जो लाया गया था ताकि इंश्योर कर सके हम सिक्योरिटी ऑफ द टेनेंट, जो कि मेघालय के हैं सिटीजन, उनको हम सिक्योरिटी इंश्योर कर सके, ठीक है। ये जो स्टेबलाइज किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? ये स्टेबलाइज किया गया है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स, इसके द्वारा ही ये एक्ट जो MRSSA 2016 है इसको अच्छे से एनफोर्स किया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म। ये स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म को हम लोग MSD वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है ये स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म, जो कि किसके द्वारा? IBM के द्वारा कोलैबोरेट करके। IBM यहाँ का कीवर्ड है, हो सकता है गूगल या अमेजन या कोई और विप्रो, इन्फोसिस कुछ भी दे दे, तो आपको ध्यान रखना है IBM के साथ MSD जो है ये कोलैबोरेट करके स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। ये है क्या? चलिए जानते हैं अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसे लॉन्च किया गया था स्पेशली जो वो DGT जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि MSD के अंदर आते हैं, वो उनके द्वारा एक्चुअली लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये पार्ट है उस प्रोग्राम का जो कि जो कि 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा जो कि IT एरिया में करवाएंगे, नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में। उसके बाद को क्रिएटेड एंड डिजाइन बाय IBM जो कि होगा, ये जो एडवांस डिप्लोमा जो कराएंगे ना IT में, वो IBM के द्वारा को क्रिएटेड होगा। उसके अलावा वो ये भी कराएंगे ITI जो है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो भी ऑफर कराएंगे। उसके अलावा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी ये सब चीज होगा। तो ये स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म है ना, स्किल सबसे रिलेटेड होगा, और ये IBM इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म में आपको IBM के द्वारा मदद किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो इसका मेन सिग्निफिकेंस है कि ये एक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होगा वो प्रोवाइड करेगा पर्सनल असेसमेंट ऑफ द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एंड पर्सनालिटी भाया क्या? माई इनर जीनियस टू द, मतलब ये माई इनर जीनियस ने IBM के कोलैबोरेट करके ये एक तरह से बनाया गया है। वो एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको कैसे करके आपका स्किल डेवलपमेंट होगा वो पूरा आपको माई इनर जीनियस में होगा। आप होगा तो एक बार गूगल सर्च भी कर लीजिए माई इनर जीनियस रिलेटेड, एक बार किसी चीज को अगर देख लेते हैं तो वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बोल रहा है कि जो इनिशिएटिव है ये एक पार्ट है क्या? IBM का ग्लोबल कमिटमेंट जो किया है ना IBM, कि क्रिएट करेगा जॉब, जो भी एक तरह से रेडी वर्क जॉब रेडी वर्क फोर्स, वो पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एकदम रेडी हो सारे जितने भी वर्क फोर्स हो। जो भी किसी को कुछ इंडस्ट्री कहीं पर जाना चाहे तो वो वहाँ उस एरिया में ऑलरेडी वर्क से रिलेटेड वो रेडी होंगे, जितने भी वहाँ पे जो भी टाइप का आपको अगर कोई कंपनी को वर्क चाहिए होगा तो वहाँ की जो भी मैन फोर्स है वो ऑलरेडी वहाँ पे अपने जो भी रेडी होंगे अपने जॉब के कोई भी अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है स्वच्छ निर्मल तट अभियान। तो अभी तक हमने थोड़े बड़े बड़े टॉपिक किया था, अब यहाँ पे कुछ कुछ जो 2-3 हम लोग छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, जो कि जिसके बारे में उतना डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, ताकि हमको जो लास्ट वाला सेक्शन है ना, ये उसमें एक बार में हमें सारा छोटे छोटे टॉपिक्स ना हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा हो जाने से ना आपको थोड़ा बोर लगने लगेगा। थोड़ा बड़ा और छोटा दोनों रहेगा तो आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इसके बारे में और थोड़ा हम अच्छे से जान भी लें, ठीक है। तो ये स्वच्छ निर्मल तट अभियान जो है, ये तट से रिलेटेड आप मतलब शायद उम्मीद करता हूँ कि आप पहचान पा रहे तट किससे रिलेटेड है। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्या किया, मास क्लीननेस कम अवेयरनेस ड्राइव, जो कि लगभग 15 बीचेस में, जो इंडिया के 15 बीचेस है वहां पे स्वच्छ निर्मल तट अभियान प्रोग्राम लाने का सोचा। और टोटल कितने स्टेट्स हैं जो कि हमारे इंडिया के, जो कि आपको कोस्टल एरिया है, आप प्लीज एक बार गूगल मैप में देखिए और फिर गूगल मुझे कमेंट करिए, मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है निर्मल तट अभियान, इसके साथ इसमें जो मेन गोल है ये, ताकि बीच को कैसे क्लीन और अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सके हम सिटीजन में, ताकि बीच को ज्यादा से ज्यादा क्लीन कर सके, ठीक है। ये जो बीच है ये बोल रहा है अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। स्टेट्स एंड यूटीज, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पूछा यहाँ दे दिया, बट कितने स्टेट्स है ये मैं पूछा हूँ, यूटीज के बारे में नहीं पूछा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
उसके अलावा बोल रहा है कि जो एनवायरमेंट एजुकेशन डिवीजन एंड सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट सीकॉम, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ताकि इसको कैसे करके इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, सीकॉम होंगे जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का एक बॉडी है जो कि ये निर्मल तट अभियान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो देखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस ड्राइव के एंड में देखा जाएगा कि कौन से 3 बीचेस है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो उनको अवार्ड भी दिया जाएगा ताकि, और इससे क्या होता है, आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने बीच को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें ताकि आपको ये अवार्ड लेने के लिए टॉप 3 में जो भी होंगे वो आएंगे। तो पूरे मतलब जितने भी हैं हमारे स्टेट्स, जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं, तो वो आपको बहुत अपने आप में मतलब वहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर होंगे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको बीच के डेवलपमेंट में ध्यान देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है मेलवेयर। तो मेलवेयर क्या है? तो रिसेंटली ये मेलवेयर एक तरह से क्या होता है, जो भी आप बोलते हैं ना, सिस्टम आपका लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल में कोई वायरस अटैक कर दिया, तो वायरस नहीं होता है कोई भी नॉर्मल, वो आपको फिजिकल वायरस जो भी होता है, बायोलॉजिकल वायरस नहीं है, ये मेलवेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो आपको ऐसे कोड होते हैं जो कि आके आपके सिस्टम को लॉक कर देते हैं, नहीं उसको इनपुट आउटपुट ठीक से हो नहीं, मतलब जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो ठीक से उसको परफॉर्म ही नहीं कर पा रही कि आपको आउटपुट दे, इसलिए आपको हैंग होने लगता है। तो ये मेलवेयर एक तरह से कोड हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये न्यूज़ में इसलिए था ये मेलवेयर से रिलेटेड क्योंकि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि लिमिटेड, जो कि एनपीसीआईएल है ना, उन्होंने कंफर्म किया क्या कि जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, जो कि आपको तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पे एक मेलवेयर के द्वारा अटैक किया गया है जिसका नाम है डी ट्रैक। और ये कहाँ के द्वारा, नॉर्थ कोरियन वायरस बोला जा रहा है। तो ये वायरस इस प्लांट में क्यों अटैक किए, क्योंकि बस वो एक ऐसा कोई नहीं है, कोई दुश्मनी हमारा नॉर्थ कोरियन के साथ, बट वो इस तरह का अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक तरह से आप मतलब ये पावर प्लांट ऐसा नहीं है कि बहुत इसके इनका सारा डेटा को ले लिया न्यूक्लियर प्लांट के, ये ऑलरेडी ये हुआ था कि उनके पास एक बैकअप डेटा भी रख रहे थे वो, तो इसलिए उनका डेटा भले ही करप्ट हो गया जिस सिस्टम पे मेलवेयर अटैक हुआ, बट हाँ उनका बैकअप डेटा था, तो उनको वापस, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने वापस से उसको यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अगला टॉपिक है पाल्म ऑयल इंपोर्ट्स। तो ये पाल्म ऑयल से रिलेटेड इंपोर्ट का ये जो टॉपिक है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो है ना, इंडिया ने क्या किया, इंडिया का जो सबसे मेन एपेक्स बॉडी है ना जो कि पाल्म ऑयल से डील करता है, वो क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SEAC। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या कहा इंडिया ने, हमारे गवर्नमेंट ने, कि आप अब जो मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं ना पाल्म ऑयल मलेशिया से, उसको आप बंद करें, फिलहाल अभी बंद करें, आगे का डिसीजन हम बाद में देंगे। तो मलेशिया से ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हाल ही में जो हमने आर्टिकल 370 स्क्रैप किया कश्मीर से ना, जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो क्या करे, मलेशिया ना पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ सही बात है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, मतलब हमें हमारा थोड़ा एंटी वो दिखा है। तो इसी बात पे हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि हम इस तरह का इम्पोर्ट अब करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे कंट्री का, जो एपेक्स ऑयल ट्रेड वॉलेट, ऑयल से रिलेटेड ट्रेडिंग का जो बॉडी है वो यही है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हम मलेशिया से पाल्म ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, और इससे क्या होगा इम्पैक्ट, ये देखिए, टोटल जो एनुअल पाल्म ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना हम अपने कंट्री में, वो लगभग 9 मिलियन टन है, जिसमें से लगभग 3 से 3.5 मिलियन टन तो हम मलेशिया से करते थे। तो ये क्या होगा, एक तरह का उनको उनके लिए भी लॉस होगा, हम होगा तो हम मलेशिया के अलावा आप किसी और से ले लेंगे। ठीक है, जो पाल्म ऑयल है ना वो अकाउंट करता है लगभग 2/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इसलिए हमारे कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मलेशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट था, बट हम लोग किस हमारे साथ वो नहीं बने, हमारे साथ हमारे सोच के साथ वो नहीं बने, इसलिए हम मलेशिया के साथ ये इंपोर्ट मतलब ये चीज हम ब्रेक कर दिए। ठीक है, अगला टॉपिक है थियालिसिन। ये थियालिसिन क्या है, तो इसको एक टैस्मेनियन टाइगर का ही एक नाम है। टैस्मेनियन टाइगर की तो एक आपको आप इसका फोटो मैं अभी नहीं ला पाया, भूल गया मैं लगाना, वरना मैं आपको जरूर बताता कि ये क्या टैस्मेनियन टाइगर और थियालिसिन जो है ये क्या है। तो ये लार्ज स्ट्राइप्ड कार्निवोर है, कार्निवोर से मतलब ये मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, अपना पेट भरने के लिए। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि लगभग 80 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, बट फिलहाल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाया और बोला कि हमारे यहाँ ये थैलेसिन जो है टैस्मेनियन टाइगर ये पाया गया है, तो इसलिए ये न्यूज में बन गया। ठीक है, अगला टॉपिक है डैंक्स 19। ये डैंक्स 19 क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका दूसरा एडिशन है जो कि डिफेंस ऑफ इंडिया एंड निकोबार आइलैंड, जो कि 2019 का डैंक्स 19 के बोल से वो लाए। क्या है ये, एक लार्ज स्केल ज्वाइंट सर्विसेज एक्सरसाइज है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में होता है। ठीक है, और इसको कौन कौन कैरी करते हैं, तो तीनों ही हमारे विंग, यानी तीनों बोल रहा हूँ, चारों के चारों,
इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी। तो ऐसा दे दे कि ये 3 ऑफ द ये करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये कोस्ट गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व है, डैंक्स 19। ठीक है, ये नाम सुन के लगेगा कि आपको कोई हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है किसी और कंट्री के साथ, तो ऐसा नहीं है। ये अंडमान निकोबार में ही हम लोग एक तरह का ज्वाइंट सर्विसेज एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे ही जितने भी हमारे फोर्सेस हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है कम्युनिटी पॉलिसी स्कीम, जिसे बोलते हैं प्रहारी। प्रहारी ये इसे लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसके अलावा ये ताकि क्राइम और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है ना उसको हम मेंटेन कर सके दिल्ली के अंदर, इसलिए दिल्ली पुलिस के द्वारा ये प्रहारी लाया गया। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स लेके गए, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक जगह ही आपको सारे स्कीम एक जगह एग्जाम से पहले आपको दे दूं। ठीक है, मुझे टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे सब कुछ आपके लिए करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बस रिविजन करते रहिए जितना ज्यादा, बाकी मैं हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। तो इसके बाद जो मेन इसका इस स्कीम के तहत होगा क्या, तो सिविल पर्सनल या जैसे चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना बड़े बड़े बिल्डिंग बड़े बड़े ऑफिस में, उनको ये पूरी तरह से ट्रेन करेंगे, ताकि देखिए एक बिल्डिंग जो भी बड़ा से लेके छोटा बिल्डिंग हो, उनके अंदर कौन मैंने उनका A to Z का खबर किसके पास रहता है, वो जो चौकीदार रहता है उनके पास। ठीक है, आपको मैन जितना MD होगा, मैनेजर होगा, या उसका जो भी बड़े से लेकर छोटा से छोटा पोस्ट होगा, जितना इन्फॉर्मेशन आपको वॉचमैन के पास होगा वो कहीं भी नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उनको ये पूरी तरह से ट्रेन करेंगे, और प्रहारी टाइप का स्कीम के तहत वो इस तरह करेंगे, एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग का, मैंने उनको भी एक पुलिस का जैसा रोल देंगे कि सारा चीज आप हमको शेयर करेंगे, अगर आप इस तरह का ट्रेन रखिए तो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा वो निगरानी रह सकेंगे पूरे दिल्ली में। ठीक है, अगला टॉपिक है ईट राइट झोला और ये ईट राइट जैकेट। ये दोनों में एक साथ आपको समझा दूंगा क्योंकि दोनों ही हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है। ठीक है, ईट राइट झोला और ईट राइट जैकेट, ये है क्या, तो ये झोला जो है, झोला मतलब बैग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रीयूजेबल क्लॉथ बैग है जो कि प्लास्टिक बैग है ना उसको रिप्लेस करेगा। ग्रोसरी शॉपिंग आप जब करते हो ना राशन वगैरह लाने के लिए, तब ये आपको रीयूजेबल क्लॉथ बैग देने का ये करेगा। उसके अलावा ये जो क्लॉथ बैग है ना, ये प्रोवाइड होगा रेंटल बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए का ये क्लॉथ बैग खरीद लिया उसके बाद ये आपका हो गया, आप रेंटल बेसिस पे लोगे। आप मान लो जैसे आप दूसरी चीज कोई चीज रेंटल बेसिस पे लेते हैं ना, उसके हिसाब से लोगे। और ये एक प्राइवेट टेक्सटाइल रेंटल सर्विस कंपनी जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, जो कि ये इस तरह का चीज करेगा, रेंटल बेसिस पे आपको ये इस तरह का झोला प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये रीयूजेबल क्लॉथ बैग है, ध्यान दीजिएगा क्लॉथ बैग है ना कि कोई और प्लास्टिक या कोई और मटेरियल बोले। हाल ही में KVIC भी एक बैग के साथ आया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप वो वीडियो भी देख ले या वो टॉपिक को देख ले कि KVIC क्या चीज 80:20 रेशियो में एक बैग को बनाया गया था, उस टॉपिक को एक बार थोड़ा रीड आउट कर ले। ठीक है, अगला उसी में ही जो उससे मिलता जुलता है ईट राइट जैकेट। ये जैकेट क्या है, इस ये होगा उन जो ग्रोसरीज है ना उनके स्टाफ के रिलेटेड, उन स्टाफ के लिए होगा, ताकि ना उस जैकेट में वो क्या होगा, बारकोड लगा होगा कि जब भी वो अपने वो जो शॉप है उसके अंदर वो है, बारकोड से ही ऑलरेडी डिटैच मतलब स्कैन कर ले, और वो अटेंडेंस भी मार्क हो जाए, वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं वो हो जाए। उस जैकेट में आपको टैबलेट से लेके स्मार्टफोन से रिलेटेड सब कुछ उसमें होगा, और QR कोड होगा, RFID टैग होगा, तो जाके आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग भी जो भी आ रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं उनका भी अच्छे से हर जगह में रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये भी है, ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपका लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करते रहें, ताकि हम अपने उन दोस्तों तक भी पहुंच सके जिनको ये वीडियोस की सख्त जरूरत है, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ऑलरेडी जो हमारे फ्रेंड्स 1 साल से कर रहे हैं तो उनके लिए तो रिवीजन पॉइंट्स हैं, बट जो ऑलरेडी अभी दुविधा में किसी न किसी प्रॉब्लम से अपना प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाए उनके लिए ये रामबाण होगा। तो प्लीज कोशिश करिए मेरे साथ कि आप मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट कर पाओगे तो मैं उन सब तक भी पहुंच सके जो जिनको किसी मतलब किसी तरह का उनको ऐसा ना स्ट्रेस में आ जाए, ताकि वो डिसीजन ले ले तुरंत कि इस बार हम एग्जाम नहीं देंगे। ठीक है, स्टैटिक बहुत लोगों का होता है कि क्लियर रहता है कंप्लीट करके रखें, बट किसी वजह से करंट में अगर नहीं रह पाते हैं तो वो स्किप कर जाते हैं, सोचते हैं अब अगले साल देंगे और 1 साल पूरा अपना वेस्ट करते हैं। तो प्लीज आप सपोर्ट करिए, हम हर उन तक हर अपने वो दोस्त तक पहुंच सकेंगे जिनको हमारी सख्त जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।